नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वोट चोरी यानी जो अभी तक चलता रहा एसआईआर को लेकर, यानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है उसको लेकर जितनी सारी बातें आई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया और इस वोट चोरी के इल्जाम पर अभी मोदी सरकार अपनी सफाई में एक भी मजबूत सबूत या तर्क पेश नहीं कर सकी है। और आज फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद संविधान को खत्म करने और लोकतंत्र को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश के आरोप उस पर लग रहे हैं। आज विपक्ष के भारी विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक को अगर कानून की शक्ल मिल गई तो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में उनके पद से हटाए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। 31वें दिन 31st डे जो ये होंगे, ये मंत्री पीएम सीएम या मंत्री होंगे, वो ऑटोमेटिकली ये आउट हो जाएंगे अपने पद से। इसे आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो ये है कि मान लें कि जांच एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्रियों पर भ्रष्टाचार या इस तरह किसी भी तरह के किसी गंभीर आरोप पर जांच की, फिर गिरफ्तारी की गई और अगर आरोप को 5 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा जो इस आरोप के बाद अगर दी जाती है या ऐसे अपराध में उसको 30 दिनों तक उनको गिरफ्तार किया जाता है तो 31वें दिन या हिरासत में रखा जाता है तो फिर वो अपने पद से हटा हुआ ऑटोमेटिकली माना जाएगा। इस नए विधेयक ने अंग्रेजों के लाए रोलेट एक्ट, आपको याद होगा, रोलेट एक्ट की याद दिला दी है, जिसमें किसी को शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अगर कहूं तो अपील, वकील और दलील तीनों को अंग्रेजों ने खत्म करने की उस वक्त कोशिश की थी। फर्क यही है कि इस नए संशोधन विधेयक में सजा सुनाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन जनादेश और अदालत को नकारने का पूरा इंतजाम है। आप जानते हैं कि किसी मामले में दोष अदालत में ही साबित हो सकता है, मगर नया कानून बनाकर मोदी सरकार इसमें भी शॉर्टकट लेकर सजा देने की तैयारी कर चुकी है। अगर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जैसी कोई एजेंसी किसी विपक्षी सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री पर मामला चलाएगी और उसे 30 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा तो 31वें दिन वो अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को सीएम रहते हुए जेल में रखा गया था, या बालाजी सेंथिल को, या हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने तो सीएम पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल पर पद छोड़ने का कितना दबाव बनाया गया था ये हम सब ने देखा है। इसी तरह राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी, अब भी उन पर ढेरों मामले मुकदमे के चल रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों में कभी सीएम, कभी किसी मंत्री पर या ऐसे और भी दूसरे लोगों पर लगातार जांच चलते ही रहते हैं। जिस बिल को सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर ला रही है और दिखावे के लिए उसमें पीएम की पोस्ट भी शामिल की गई है, वो असल में विपक्ष से सत्ता छीनने का एक और हथियार दिख रहा है। साथ ही एनडीए के घटक दलों को दबाव में लेने की रणनीति भी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारने के आसार दिख रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार या चिराग पासवान बिहार में खेल न कर दें, इसके लिए बीजेपी ने यह दांव चला है, ऐसी चर्चा भी चल रही है। बहरहाल आज इस विधेयक को जेपीसी भेजा गया है और लेकिन उससे पहले लोकसभा में इस पर जो विरोध हुआ उससे विपक्ष का मूड सरकार को समझ लेना चाहिए। इस बिल की कॉपी न केवल अमित शाह के मुंह पर फाड़ कर फेंकी गई, बल्कि इस पर जो तर्क विपक्षी सांसदों ने दिए, ये देखिए, ये कॉपी फाड़ के फेंकी जा रही है, आप देख रहे हैं, जरा इसको दोबारा आप रिपीट में देख सकते हैं। बल्कि जो विपक्षी सांसदों ने तर्क दिए हैं वो भी सुनने लायक हैं। और राहुल गांधी सदन में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उसी सदन के सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा है कि यह विधेयक हमें मध्य युग में ले जाने वाला विधेयक है, जिसमें राजा की मर्जी होगी तो किसी को भी हटा दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के इसी बयान से, सुनिए। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing.
we're going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. तो डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए जो सांसद हैं या जो मंत्री हैं या चाहे जो सीएम है या पीएम है, इसको आप 31वें दिन हटा देंगे। ऑटोमेटिकली ये हट सकते हैं, हट जाएंगे इस बिल के पास होने के बाद। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने चक्की पीसिंग वाले बयान की याद अमित शाह को दिलाई है। जरा सुन लीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ही बयान दिया था चक्की पीसिंग का, और क्या कर रहे हैं आप? डिप्टी सीएम बनाकर उनको अपने साथ घुमा रहे हैं। ये कह रहे हैं यहां धर्मेंद्र यादव। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस पर अपनी बात रखी है, जरा उनको भी सुनिए। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की। तो ये कह रहे थे यहां पर कि ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री जिन्होंने ये इस बिल को वहां पेश किया है सदन में, उनको भी ये लग रहा है कि अपने ही दल के कुछ लोगों को निपटा दिया जाए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये 1930 के जर्मनी जैसा हाल सरकार बनाना चाहती है हमारे देश में भी। 1930 जर्मनी, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुख्यमंत्री अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहे तो इंक्लूडिंग पीएम ऑल्सो सर। देखिए, ये जो 3 बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा, कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, या 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं, कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर, तो सुन रहे थे यहां साफ बाहर सदन के अंदर भी इन्होंने अपनी बातें रखी थी। बहुत वो हंगामा हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर मामला जिस पर पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो आग बबूला है, इसलिए क्योंकि यहां पर इस एक्ट को जो लाने का प्रावधान जिसको लाना चाह रहे हैं और जिसमें एक तरह से जो संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कर रही है कोशिश, उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसी मसले पे केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए सदन के अंदर। Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the government of union territory. Sir, this bill is to support the federal system of this country. This bill is to support the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister?
सदस्य आप बिल पर बोलिए, आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर दिस नेम आपका डायरेक्शन है 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए, सर लगता है सर नियम के तहत बोलो आप। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19 है 19 डी। हाँ है, सबका रॉन कॉल भी है, वेरी क्लियरली टेलिंग एटलीस्ट 1 वीक नोटिस इज नीडेड फॉर इंट्रोड्यूction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. तो सुन लिया आपने, दिस इज टू मच। और यहां पर सब अपने अपनी बातें रखते हुए, अमित शाह चुपचाप सुनते हुए, तो एक बार फिर समूचा विपक्ष मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहा है। और अंदाजा है कि खुद बीजेपी के भीतर भी इस बिल को लेकर बेचैनी है, क्योंकि अब बीजेपी मंत्रियों की नकेल भी मोदी और शाह इसके जरिए खींचना चाहते हैं। और इस बीच एक और दूसरी खबर आ गई कि जब यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा, टीएमसी की सांसद ने वो आरोप लगाया है, कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है। टीएमसी की सांसद, वो भी सांसद हैं, कल्याण बनर्जी भी, और इधर मिताली बाग वो भी सांसद हैं, कि धक्का मुक्की की गई इनकी तरफ, बीजेपी की तरफ से। और धक्का मुक्की करने वाले कौन लोग थे? वो थे किरण रिजिजू और बिट्टू, दोनों, इन दोनों ने की है। जरा उनकी जुबानी सुन लें, हम क्या कहें, लेकिन जुबानी सुनिए। पहले मिताली बाग को सुनिए। देखिए, हम लोगों को जो एमपी थे, टीएमसी का एमपी ओएलएक्स के सब लोगों के ओएलएक्स से गया तो प्रतिवाद किया, तो रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया, धक्का मारा, छीड़ दिया। यहाँ पे देखिए, छीड़ दिया। पहले तो रिजू जी ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, तो हमारा जो पठान भाई है ना, वो देख नहीं पाता, वो यहाँ से अगले रखा। उसके बाद थोड़ा हमला किया, जोर से हमला किया मोले लोगों ने। ये तो लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। महिला लोगों का आक्रमण करने के लिए हम लोगों ने धिक्कार। মিতালিদি কি হয়েছিল আপনার সাথে? দেখুন, আমরা টিএমসির আমরা এমপিরা। तो ये सुन रहे थे, मिताली बाग बोल रही थी, और कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, आइए जरा उनको भी सुन लीजिए। एमपी फाड़ा है, उसको लेने हम नहीं फाड़ा है, लेकिन वो छोड़ो, फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है, योर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेगा ना, नहीं क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया, मैंने नहीं किया, लेकिन जो किया उसको सलाम जानता है, बुलाता है वो, ठीक किया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अनडेमोक्रेटिक बिल,
हम लोग हमारा अंदर कोई तो कोई ना बिल फाड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? हम तो स्लोगन दे रहे थे, सब जमींदारी जो है टीएमसी का जो जमींदारी है वो हम ले लेता है मेरा घाट पे, चलिए हम लेता है, हम फाड़ा कि नहीं फाड़ा वो कुछ नहीं बात है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल है, ये बिल को हम लोग देखेंगे, हम असंवैधानिक बिल है ये। अरे इसलिए वो हमारा 2 एमपी को गांव में हाथ दे देगा बिट्टू, अभी तो कांग्रेस छोड़ कर उधर चला गया, किरण रिजिजू आके गांव में धक्का दे देगा, मान लेगा ये मान ले सकता है हम लोग। उन्होंने धक्का दिया, हम लोग तो खड़ा था, हम लोग तो अमित। तो किरण रिजिजू और बिट्टू इन दोनों ने और 2 महिला सांसद, टीएमसी की 2 महिला सांसद मिताली बाग और शताब्दी, इन दोनों को धक्का दिया, मारने की कोशिश की। ये बता रहे हैं बेल में सबसे पहले यही दोनों आए थे और उसके बाद ये दोनों नहीं बल्कि पूरा का पूरा टीएमसी के पूरे सांसद थे, विरोध कर रहे थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक है, ये बता रहे हैं, असंवैधानिक है, और इसीलिए इस बिल को फाड़ा किसने मुंह पे फेंका ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और हम संविधान का अनुच्छेद 75 और 130 इसको बदलने नहीं देंगे। और यहां पर एक जबरदस्त लड़ाई आज संसद के अंदर देखने को मिली है और इसके बाद यह बिल जो है जेपीसी को, हालांकि पहले से ही यह तय था, बताया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से ही, उसी में रिकमेंडेड था बिल के साथ ही कि इसको हम जेपीसी को भेज देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी हिम्मत आखिर सरकार ने कैसे कर दी कि 30 दिनों के अंदर पीएम और सीएम की कुर्सी चली जाएगी? क्या यहां से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पैगाम देने की कोशिश है? क्या यहां से वो कोशिश है जिसमें सत्ता के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको हम जेल के अंदर ही नहीं डालेंगे, बल्कि 30 दिनों के भीतर आप किसी पद पे आसीन है तो आपको बाहर कर देंगे? ये किस ढंग का कानून? और ये कानून तो ठीक है आप बनाइए, लेकिन सजा देने का अधिकार संसद का नहीं है, सजा देने के लिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका को भी आप बायकॉट करना चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं, तो ये आखिर किस तरह की राजनीति, किस तरह की सियासत और किस ढंग की से देश को चलाना चाहते हैं आप? ये सारे सवाल आज पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष से बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के साथ आज आइए दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या मोदी और शाह ने एसआईआर के बाद एक और बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के बाद आखिर क्या अंजाम होगा? क्या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे मोदी और शाह? क्योंकि अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश ये लोग कर तो रहे हैं विपक्ष को, और विपक्ष का साथ देने वाले जितने भी दल हैं उनके लिए, लेकिन क्या कहीं गले की फांस ये कानून खुद इनके लिए नहीं बन सकता है? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए जरा हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच ले चलते हैं आपको। देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ, शकील अख्तर जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं, अमरेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, गहमा गहमी का माहौल, चूंकि आप वहीं से अभी लौट के आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा था? कौन कौन बिल फाड़ के और गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पे फेंक रहा था, मार रहा था? जरा ये भी बताइए, चूंकि आप आंखों देखी, आपसे बेहतर कौन बताएगा। और दूसरी चीज, इस बिल में आखिर क्या है? आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, जरा वो भी बताइए। और बाहर विपक्ष जो बातें कर रहा था वो भी बताइए। बहुत कुछ बता चुके हैं हम, जितनी चीजें, जितना समय, कम समय, लेकिन चूंकि आप आंखों देखी, बहुत कुछ जानते हैं, प्लीज बताइए। राजीव जी, इस बिल में जो कुछ है उसका ट्रेलर आज लोकसभा में दिख गया। आज स्पीकर ने सीआईएसएफ लोकसभा में भी बुला ली और सदन शुरू होने से पहले सीआईएसएफ, या जिसे पहले मार्शल कहते थे, या वॉच एंड वार डिपार्टमेंट जो होता था, वो तब आता था जब कुछ घटना होती थी, और वही बहुत रेयर, असामान्य स्थितियों में। बहुत कम हमें याद है जब आया हो, लेकिन आज 3 बजे जब सदन शुरू होना था लोकसभा, उससे पहले महिला और पुरुष दोनों सीआईएसएफ के करीब 15 से ज्यादा जवान आके खड़े हो गए साइड में। बहुत ही गंभीर स्थिति। इससे पहले राज्यसभा में आ चुके थे, आज लोकसभा में एंट्री हो गई और विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया, सीधी एक चेतावनी दी, कहा कि इनके हाथों में अब हथियार भी दे दीजिए।
आप सीआईएसएफ ले आए हैं, अब इनको हथियार भी दे दीजिए। तो जिस तरह से ये बिल जो है लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है, चुने हुए मुख्यमंत्री को, दूसरे मंत्रियों को, नाम प्रधानमंत्री का भी लिया है, मगर प्रधानमंत्री से कौन बोल सकता है ये सबको मालूम है, उन्हें अपने पद से हटाने की कोशिश है। उसी तरह आज जो है लोकसभा के अंदर सीआईएसएफ आई और सीआईएसएफ खड़ी नहीं रही, सीआईएसएफ वेल में चली गई। वेल में किस जगह? जहां विपक्षी सांसद जो है नारे लगा रहे थे, उस वेल के अंदर वो घुस गई। तो आप समझ सकते हैं कि अब संसद के अंदर भी, सदन के अंदर भी मेंबर की जो स्वतंत्रता है, जो उसका विशेषाधिकार है, वो खत्म हो रहा है। दूसरी बात, हंगामा बहुत जबरदस्त हुआ, बिल के टुकड़े टुकड़े करके फाड़े गए, फेंके गए। सुबह से शुरू हुआ, 11 बजे शुरू हुई, 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। लोकसभा की बात कर रहे हैं, 11 बजे शुरू हुई, 12 बजे तक स्थगित हुई, 12 बजे शुरू हुई, 2 बजे तक, 2 बजे शुरू हुई, 3 बजे तक, और 3 बजे ये बिल जो है जेपीसी को सौंपा गया। उसके बाद 5 बजे फिर स्थगित हो गई, 5 बजे हुई, तो 5 बजे इसी शोर शराबे के बीच, हंगामे के बीच सरकार ने गेमिंग बिल पास किया। तो ये जो है नैतिकता की जो बात कर रहे हैं बीजेपी, अमित शाह, एक सीधा सिंपल सवाल था आज सदन के अंदर। ये बताइए कि ये जो धक्का मारने वाली बात है, जो कह रही हैं मिताली बाग और शताब्दी जो हैं, इन दोनों को धक्का मारने के लिए और मारपीट करने के लिए किरण रिजिजू आ गए और बिट्टू आ गए, इसमें कितना दम है? और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे हैं। अपनी कुर्सी से बाहर निकले ये दोनों के दोनों, सत्ता पक्ष के और भी लोग निकले और वेल की तरफ जहां पे विपक्ष के सांसद खड़े हुए थे वहां आए। बहुत शोर शराबा, हंगामा, धक्का मुक्की, ये सारे दृश्य जो है आज देखने को मिले। जैसे आप देख रहे हैं कि अमित शाह की टेबल के ऊपर बिल्कुल उनके मुंह के सामने से पुर्जे पुर्जे करके बिल को फेंका गया। ये सारा घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ घटित हो रहा था और अलग अलग हिस्सों में हो रहा था। तो ये जो आरोप है उनको चोट लगी है, मिताली बाग बता रही हैं, धक्का लगा है। विपक्ष तो वेल में था ही ऑलरेडी, ये तो सबने देखा, लेकिन सत्ता पक्ष का भी वेल में आना और आमने सामने का एनकाउंटर करने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही नई किस्म की स्थिति थी। और साथ में सत्ता पक्ष के साथ के लिए सीआईएसएफ का आना, सीआईएसएफ का आना एक बहुत ही गंभीर किस्म की बात है। सदन के अंदर अगर कोई आता है तो जो लोकसभा के द्वारा अधिकृत लोग होते हैं, स्टाफ जो होते हैं, वही आ सकते हैं, कोई सुरक्षा बल नहीं आ सकता। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है, सुरक्षा बल है, उसका आना एक बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी बात, जो नैतिकता की ये लोग बात कर रहे हैं, तो आज सबका कहना था कि नैतिकता तो कम से कम ये थी कि बिल पढ़ने का तो हमें समय देते। आपने अचानक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, बिल पढ़ने का भी किसी को समय नहीं था और आप कह रहे हैं कि इसमें चर्चा कर लो और इसको पास कर दो। कैसे हो सकती थी? दूसरी बात, इसकी एक राजनीतिक कारण जो है बहुत ही गंभीर किस्म का है कि बिल आखिर इस टाइम क्यों लाया गया। आपने अपना जो आप अभी बता रहे थे अपना, उसमें आपने जो एक लास्ट बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसआईआर लाके जो बीजेपी ने गलती की थी उसके बाद ये दूसरी गलती करी। दरअसल बीजेपी जो है एसआईआर से बने नैरेटिव को मिटाने के लिए ये बिल लाई है। बिहार के अंदर एसआईआर ने एक माहौल बना दिया है बीजेपी विरोधी। अब इस बिल के जरिए ये उसको वापस लालू के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है सुबह से, कल शाम से ही जब से बिल की चर्चा थी, ये बात शुरू हो गई कि जेल तो लालू को जाना चाहिए। लालू जी जेल क्यों नहीं गए? इतने दिनों गिरफ्तार रहे, इतने दिनों वो रहे, सजा हुई। तो ये जो है पूरा जंगल राज की तरफ नैरेटिव को ले जाने की एक कोशिश है कि उसकी तरफ सारा का सारा माहौल चला जाए। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जैसा कि मनोज कुमार झा ने कहा, अपनी ही पार्टी के कुछ मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी दबाव बनाने की ये कोशिश है। देखिए, सत्येंद्र जैन जेल में रहे, कितने महीनों जेल में रहे, उसके बाद कहा गया कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जी।
आपकी कुर्सी तो गई। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जिनको जेल के अंदर आपने बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये जो है एक बहुत गंभीर उसकी बात है। दूसरी एक बात कि जो आप कह रहे थे कि दूसरी गलती एसआईआर के बाद, निश्चित ही रूप से दूसरी गलती है, इसने विपक्ष को और ज्यादा एकजुट कर दिया और ज्यादा जोश में भर दिया। आज सारा का सारा विपक्ष बहुत गुस्से में था, जोश में था और इस संकल्प के साथ था कि अब हम इनको हटाने तक एक ही रहेंगे। जी, राहुल के सेंट्रल हॉल के भाषण का आप जिक्र कर रहे थे। राहुल ने उसमें जगदीप धनखड़ का भी सवाल उठाया है, वेयर इज जगदीप धनखड़। राहुल ने यह भी सवाल उठाया क्योंकि मौका वही था, उपराष्ट्रपति जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, तो उन्होंने यह भी सवाल उठाया। और दूसरी जो खास बात है, अमित शाह का जो एक मैसेज था बीजेपी के अंदर और जिसको बीजेपी के बाहर भी वो देने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा एक डर है, मेरा एक आतंक है, मेरा एक रुतबा है, वो आज लोकसभा के अंदर विपक्ष ने चूर चूर कर दिया। आज केसी वेणुगोपाल ने जैसे उनके सामने बोला कि आपके ऊपर भी मुकदमा था, आप भी जेल गए थे, और इसी तरह धर्मेंद्र यादव ने जो बात है वो अजीत पवार का जिक्र है, वो जो डिप्टी सीएम बनाया शरद पवार के भतीजे का। अमित शाह ने ही कहा था चक्की पी सिंह और आपने उसको डिप्टी सीएम बना दिया, इसका कोई जवाब नहीं था। जी, तो आज का दिन जो है वो निश्चित ही रूप से विपक्ष को और ज्यादा एकजुट करने का दिन रहा। सरकार ने आज अपना बिल इंट्रोड्यूस करा दिया और अगले सत्र में देखा जाएगा उसका क्या होता है। कल आखिरी दिन है, 21 तारीख तक ये थी और अभी तक की जो खबर है उसमें एक्सटेंड होने की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने करीब करीब सारे काम पूरे करा लिए हैं। सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है। बिना चर्चा के उसने बिल पास कराती चली गई। वो गेमिंग बिल जो है जुए वाला, वो भी बिना चर्चा के आज पास हो गया। सारे बिल बिना चर्चा के पास हो रहे हैं लगातार। तो इसलिए जो है आज का दिन जो है विपक्ष का दिन था और विपक्ष को ये बिल लाके सरकार ने और ज्यादा मजबूत कर दिया। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष को मजबूत कर दिया है। विपक्ष यहां बिल्कुल देख लीजिए कि बिल को फाड़ कर अगर मुंह पे फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि विपक्ष कितना यहां नाराज है, उसकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ है कि ये बिल कौन सा है, ये क्या जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 75 उसमें संशोधन की बात है, उसमें एक 5A, उसमें खंड 5A जोड़ने की बात है और उसको जोड़कर आप ये बताने जा रहे हैं कि 30 दिनों तक अगर कोई भी मंत्री, कोई भी, चाहे वो पीएम के पद पे हो, चाहे वो सीएम के पद पे हो, कोई या चाहे वो मंत्री के पद पे हो, अगर वो किसी ऐसे मामले में हिरासत में लिया गया है, आप देखिए डिटेन करना और गिरफ्तार करना दो अलग अलग शब्द हैं। और अरेस्ट करना, डिटेन करना, हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना, जो मनोज झा बता रहे थे कि यहां इन दोनों शब्दों का की परिभाषा अलग अलग है, उस परिभाषा को भी आप खत्म कर रहे हैं। तो ये चाहे वो 30 दिनों तक डिटेन रहे, चाहे वो गिरफ्तार रहे, जैसे भी हो, 31वें दिन आपका जो पद है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और ये कर कौन सकता है? अब जांच एजेंसियां हैं, लेके आएंगी। किसके इशारे पे? केंद्र के इशारे पे, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राज चलाएंगे, पुलिसिया राज चलाएंगे, ईडी सीबीआई वाले गिरफ्तार करेंगे। और चलिए जी, सिद्धारमैया जी हो गया, चलिए अब कुर्सी से हटिए। अच्छा, सोरेन साहब, हेमंत सोरेन बहुत उछल रहे थे, चलिए बाहर निकलिए। अच्छा, नीतीश बाबू, हाँ जब कहो तब बैसाखी की बात याद दिलाते हो, चलो तुम भी बाहर। नायडू साहब अंदर अंदर गेम कर रहे हैं, आप भी बाहर। क्या प्रशांत जी ऐसा ही होने जा रहा है? हो पाएगा इतनी जल्दी? देखिए, हो तो नहीं पाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है जिसमें दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। उसके बाद कम से कम 15 राज्यों का मंजूरी भी जरूरत है, क्योंकि आप राज्यों के मंत्रियों को भी के ऊपर भी तलवार लटका रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इससे मंशा दिखाई दे रही है। मंशा क्या दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी अब एक डिक्टेटरशिप कायम करने की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ये अलार्मिंग सिचुएशन है देश के सामने, संवैधानिक संस्थाओं के सामने, विपक्ष के सामने, मीडिया के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने, देश के नागरिकों के सामने, कि क्या ये देश एक बार फिर जैसा 1975 में हुआ था उस तरीके का होने जा रहा है, या जैसा पाकिस्तान में बार बार होता है वैसा होने जा रहा है। क्योंकि आप पुलिस राज को कायम करने का इंस्ट्रूमेंट तलाश रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगा तो कुछ और आप लेकर आएंगे। तो बेसिकली ये जो इंटेंट है, जो नीयत है, वो इस देश में पुलिस राज कायम करने की है कि कोई भी उस सरकार जो बीजेपी की नहीं है, जो विपक्षी दलों की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री को अंदर करो, उसको हटाओ। अच्छा, सिर्फ आरोपों पर है। देखिए, हमारे पास कानून ऑलरेडी है। कानून तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 है, जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसके तो ये कानून तो ऑलरेडी है। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसको हटाना है, और केवल आरोपों के आधार पर। देखिए, सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सारे कानून और अपराध बताए गए हैं। कम से कम 2 साल की सजा, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, उस कानून से भी, लेकिन उसमें कुछ तो सेफगार्ड है। भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो इस पे आधारित है कि इनोसेंस टिल प्रूवन गिल्टी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूवन गिल्टी जी, यानी जब तक वो उसके दोष साबित ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है व्यक्ति। आपने आरोप के आधार पर सजा दे दी। किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने का मतलब है कि सजा देना। और जिस तरीके की पुलिस हमारे यहाँ है कि ईडी है, पुलिस है, हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस जो है जाके गुजरात में जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करके ले आती है। अब ये कानून मान लीजिए पास हो जाता है तो क्या होगा? किसी वक्त भी किसी और राज्य की सरकार की पुलिस जाएगी चार्टर प्लेन लेकर, किसी और के प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिरासत में लेगी, उठा के ले आएगी। जब तक कानूनी कार्रवाई चलेगी 15 FIR और आप कर देंगे, उसको बेल नहीं मिल पाएगी, उसकी सीट चली जाएगी। तो इस देश में एक अफरा तफरी, केओस, लॉलेसनेस हो जाएगा, कानून का राज खत्म हो जाएगा। ये ऐसा बिल है, संविधान की धज्जियां तो उड़ा ही रहा है। मान लीजिए कि फेडरल कानून की या जो न्याय का जो बेसिक सिद्धांत है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूवन गिल्टी, कि व्यक्ति जो है जब तक निर्दोष, जब तक उसका दोष साबित नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आप सिर्फ आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्रियों को यानी विपक्षी दलों की सरकार को अनस्टेबल करना चाहते हैं और इस देश में पुलिस राज कायम करना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक इंडिकेशन है। और नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे टर्म में है, और तीसरे टर्म में व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्टेटमेंट वो कैसे याद किया जाएगा इतिहास में। नरेंद्र मोदी जी को कैसे याद किया जाएगा? ऐसे याद किया जाएगा, इस तरीके के कानून, इस तरीके की चीजें ला रहे हैं। और जो आज संसद में हुआ, जो शकील जी कह रहे हैं, जो संसद में हुआ शर्मनाक है। हम लोगों ने सबने पार्लियामेंट को कवर किया है। वहां पे अर्धसैनिक बलों को लाना बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इस संसद में तमाम बार बिल फाड़े गए, महिला आरक्षण बिल फाड़ा गया, तमाम बिल फाड़े गए। ये तो विपक्ष, जब बीजेपी विपक्ष में होती है, विपक्ष बीजेपी भी यही करती थी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा लंबे समय तक संसद को ना चलने देने का रिकॉर्ड आज भी बीजेपी के पास है 2G मामले में जी। तो ये नरेंद्र मोदी जी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा हूं, अब आप देश को जो करना वो करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक यहाँ पर एक इंडिकेशन है, लेकिन क्या ये इंडिकेशन जो है वो
उस दिशा में है जहां डिक्टेटरशिप की बात जो बता रहे हैं प्रशांत जी, उस दिशा में है, या यहां पर कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी है? जैसा बता रहे हैं शकील जी कि कल ये आखिरी दिन है पार्लियामेंट का और आज इस बिल को लाकर आखिर क्या मैसेज, और सबसे बड़ी चीज कि हर दिन हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है मोदी सरकार? पिछले 5-7 दिनों से आप लगातार देख लीजिए। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, SIR के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गए, राहुल गांधी ने उसमें और आग में घी डालने का काम किया जब वो कुछ खुलासे, एटम बम जिसको उन्होंने कहा वो कर दिए। फिर आप लेके आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वहां बुरी तरह फंस जाते हैं कि अभी तक वो फंसे हुए हैं, बहुत सारे मामले आते हैं उस पर। उसके बाद आप देखिए कि कुछ नहीं बचता है तो CSDS के जो मुखिया हैं उनसे एक माफीनामा भी आप लिखवा देते हैं, वो भी होता है। उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट आप घोषित कर देते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, चल रही हैं। उन सब के बीच आज संविधान का आर्टिकल 75 में 130वां संशोधन लेकर चले आते हैं। हो क्या रहा है राजीव जी? राजीव, इस सत्र में मोदी सरकार का बिस्मिल्लाह तो पहले ही दिन बिगड़ गया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ जो उनकी बोनी खराब हुई वो अब तक संभल नहीं पाई। इस पूरे सत्र में सदन से लेकर सड़क तक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मोदी शाह और मोदी की सरकार परेशान। इसलिए हम इसे फौरी तौर पर हेडलाइन मैनेजमेंट मान सकते हैं, लेकिन इसके निहितार्थ कहीं इससे ज्यादा गहरे हैं। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लाया गया बिल नहीं था, इससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाने की तैयारी है। शुरुआत तो कांग्रेस मुक्त भारत की हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते। अभी पिनरई विजयन ने, केरल के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश के संघीय ढांचे पर हमला है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियां किसी भी मामले में फंसाकर 30 दिन तक जेल में रख सकती। पिछले 10 साल का इतिहास ये बता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों ने 97% मामले भाजपा से इतर पार्टियों के नेताओं पर चलाए। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है 2% से कम है। अभी 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवचन दिया था ईडी को कि आप राजनीतिक लड़ाई का टूल, औजार न बने। राजनीतिक लड़ाई राजनीति के स्तर पर लड़ी जानी चाहिए, एजेंसियां उसका औजार न बने। तो जब ये कानून लाया जा रहा है वो भी आनंद फानंद में, इस तरह कि आपने रात को लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि अचानक ये बिल लाना है, उसकी जो प्रक्रिया है कि समय से पहले सांसदों के बीच में बंटना चाहिए, सांसदों तक कोई बिल पहुंचा नहीं। इसलिए शशि थरूर जैसे लोग किंतु परंतु वाला बयान दे रहे हैं कि हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, अभी तो उसका चेहरा देखा है और प्रथम दृष्टया उसका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि ठीक है। लेकिन क्या इस कानून की मंशा सचमुच में इतनी ही है? और जो लोग ला रहे हैं उनका अतीत कैसा है और वर्तमान कैसा है? आपने बड़ी अच्छी बात कही, शकील साहब ने कही, इस सत्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खौफ खत्म हो गया। आप कल्पना कीजिए कि केसी वेणुगोपाल ने जब ये कहा होगा कि आप तो खुद जेल काट कर आए हैं, गनीमत है वो ये कहना भूल गए कि अदालत के आदेश पर 2 साल आपको अपने गृह राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कानून की भाषा में तड़ीपार कहा जाता है, कह सकते थे, क्योंकि वो तो कानूनन उसका पालन हुआ था, आदेश हुआ था। धर्मेंद्र यादव ने जो चक्की पीसिंग वाली बात याद दिला दी। तो कुल मिलाकर सरकार इस वक्त फंसी हुई है। इसके जो मंतव्य है, इसकी जो मंशा है, वो दिखावे के लिए तो उसमें प्रधानमंत्री को भी रख दिया गया है। लेकिन राजीव जी, क्या इस देश में संभव है कि देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री 30 दिन जेल में रहेगा? प्रधानमंत्री तो 30 घंटे भी अगर सलाखों के पीछे होगा तो नैतिक रूप से उसका त्यागपत्र उसी 31वें घंटे हो जाना चाहिए। 31वें दिन का इंतजार कौन करेगा? और इस देश में कौन सी कानून की ताकत है जो देश के प्रधानमंत्री को 30 दिन हिरासत में रखेगी या गिरफ्तार करके रख सकती है?
तो वो दिखावे का हाथी का दांत है प्रधानमंत्री का नाम शामिल किया जाना। असली निशाना विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। जब जिसको नापसंद किया जाएगा, जब जिसकी नकेल कसनी होगी, उस पर इतनी सारी एजेंसियां हैं, किसी से भी मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने जो सेंट्रल हॉल में कहा कि हम मध्यकाल की ओर लौट रहे हैं, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत। राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, उसको देवताओं जैसे अधिकार है, वो जिसे चाहे हटा सकता है, जिसे चाहे रख सकता है, जिसे चाहे जिस पद पर रखे, जिसे चाहे गिलोटिन कर दे। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद 1789 के बाद दुनिया बदली है। यद्यपि उसके बाद कई सदी तक राजशाही रही है और आज भी है कई देशों में, खाड़ी देशों में तो है ही। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी से किसी को भी जेल भेजकर उसको कुर्सी से हटाने का खेल नहीं चल सकता। इसलिए इस कानून को पारित करने में अभी तो लोहे के चने चबाना पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को। जैसा कि अभी प्रशांत जी ने, शकील जी ने भी बताया कि कितनी विधानसभाओं का भी चाहिए समर्थन इसमें, 2/3 बहुमत तो दोनों सदनों का चाहिए, 2/3 चाहिए। और जी, और संशोधन में अकेले अनुच्छेद 75 नहीं है, 164 भी है, जो मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के अधिकारों को और पद की प्रावधानों को निर्धारित करता है। 239 ए भी है, जो केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बारे में प्रावधान निर्धारित करता है। तो इस 130वें संशोधन के जरिए इन सब में संशोधन करना पड़ेगा। और मूलतः संविधान की मूल अवधारणा में कहीं ये शामिल नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ आरोप लगने पर, आरोपी होने पर दोष सिद्ध मान लिया जाएगा। आरोपी और अपराधी में कानून फर्क करता है। इसलिए इस फर्क को मिटाकर मोदी शाह अपने दुश्मनों का संधान करना चाहते हैं। असली मंशा जी राजीव जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी चीज की चाहे ये बिल पास हो या ना हो, पास करा पाए सरकार या ना करा पाए, लेकिन एक बात तो यहाँ साफ हो गई कि विपक्ष के सांसदों का भय जो अभी तक थोड़ा बहुत दिखता था वो अब और खत्म हो गया है। जो बात कह रहे थे शकील जी, जो बात आप कह रहे थे डॉक्टर साहब, वो साफ दिखाई दे रहा था कि अगर बिल को फाड़ के मुंह पे मारा जा रहा है, अगर वहाँ बाहर आकर भी कहा जा रहा है कि बिल फाड़ा तो क्या हुआ, यह असंवैधानिक है और फाड़ना चाहिए, ये बातें कही जा रही हैं, एकजुटता दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भय जो अभी तक आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, सुबह से इस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं ये किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं आप पूरा का पूरा मामला? आखिरी समय में इस बिल को, इस संशोधन को लाने का मतलब क्या है? राजीव जी, इस आखिरी समय में संशोधन बिल को लाने का मतलब साफ तौर पे ये है कि जब कोई अपराधी घिरने लगता है और पीछे हटता जाता है तो वो जो है वो धमकी देता जाता है कि खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े। तो अपराधी जो है वो धमकी देते जा रहे हैं कि खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े, वरना गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। तो अब राजीव जी इस तरह पढ़ा जा रहा है, चूंकि अब लगने लगा है कि अब मामला गड़बड़ हो चुका है। दूसरा राजीव जी, मैंने सुबह भी कहा था, जब ब्रेकिंग हम लोग कर रहे थे उस समय मैंने कहा था कि ये बिल लाने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के अंदर जो पावर की लड़ाई है वो हार चुके हैं। ये बिल लाने का साफ तौर पर मकसद यही, क्योंकि ये लड़ाई राजीव जी नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को तो बाद में डराएगी, सबसे पहले तो उनको डराएगी जो अमित शाह जी के लिए खतरा बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, जो खुद को पीएम बनने की दौड़ में समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि 7 सितंबर के बाद उनके भाग्य का सितारा चमकेगा। तो सबसे पहले ये उनके ऊपर ही काम जो है वो करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो बीजेपी के ही नेता हैं और जो नंबर 2 बीजेपी में समझे आते हैं उनके लिए कोई खतरा बन सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए अपने लोगों को, बाकी लोगों के लिए बाद में, तो ये साफ तौर पर समझ आता है। दूसरा मुझे लगता है राज्य समर्थन के साथ इस बिल को पास करवा दे, और जैसे ही बिल पास हो वैसे ही तुरंत एक एफआईआर बेंगलुरु में, और एक एफआईआर चेन्नई में, और एक एफआईआर कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर दर्ज कर ली जाए, और तुरंत प्राइवेट जेट भेज कर पुलिस को गिरफ्तार करवा लिया जाए इनको कि चलिए भाई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, और ऐसी धारा में हो जिनमें 7 साल की सजा हो, सब अकल ठिकाने आ जाएगी।
कोटा पास हुआ राजीव जी, बीजेपी ने बड़े हिम्मत के साथ कोटा पास करवाया। और उत्तर प्रदेश के अंदर पहली सजा किससे हुई कोटा में? उन राजा भैया को, उनके पिता उदय प्रताप सिंह को हुई, जो बीजेपी के समर्थक थे। सबसे पहली सजा उनको हुई उस कोटा में। तो अब जो बीजेपी चिल्लाती साहब कोटा वापस कर लिया, अरे कोटा का रहता तो यानी कितने बीजेपी वाले राजीव कोटा में अंदर होते, बाहर निकल नहीं पा रहे होते। तो ये सब जो है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। और राजीव जी, ये देखिए देश बढ़ किस तरह रहा है। पवन खेड़ा को मालूम पड़ता है कि असम की पुलिस गिरफ्तार करने दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है। असम की पुलिस गिरफ्तार करने जिग्नेश मेवानी को पहुंच जाती है, गुजरात को गिरफ्तार करके ले भी जाती है असम। पंजाब की पुलिस जो वो आ जाती है दिल्ली, उसे बग्गा जो है इनका बीजेपी का नेता, उसको पकड़ने के लिए, और मालूम पड़ता है कि दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने खड़े हैं। एक यहाँ एंकर होता है, उसको पकड़ने के लिए कर्नाटक की पुलिस आती है, मालूम पड़ता है कर्नाटक की पुलिस और यूपी की पुलिस आमने सामने तलवारें लेके खड़ी हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ मेघालय में एफआईआर दर्ज हो जाती है राजीव। बीजेपी का ही मंत्री और बीजेपी की मेघालय में सरकार, और एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ऐसे फिर कितने किस्से होंगे और कितने मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे? तो इस सब का रास्ता खुलेगा, यानी देश को एक पूरे अनार्की की तरफ ले जाने की कोशिश जो है, संवैधानिक तौर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये होगा। लेकिन मुझको लगता है कि एक तो पहले तो बिल पास होगा नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन है, 2/3 बहुमत चाहिए पहले बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा में। और इस पर मुझे लगता है कि अगर व्हिप जारी भी करेंगे तो इनका व्हिप बीजेपी वाले ही नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत से तो राज्यसभा में भी और इसमें भी है, राज्य लोकसभा में भी, जो समझ रहे हैं खुद को कि मोदी 27 सितंबर को रिटायर होंगे तो प्रधानमंत्री वो बनेंगे। बहुत से नींबू मिर्ची वाले हैं उसमें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता रहे थे कि उनके लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख वोट काट दिए गए, ऐसे भी मंत्री हैं। तो उन सबके ऊपर भी तलवार लटकेगी। तो ये विद्रोह की स्थिति बीजेपी के अंदर इसको लेकर बनेगी, और लाया भी इसलिए जा रहा है ताकि मोदी जी का वर्चस्व जो है और अमित शाह जी का वर्चस्व वो बीजेपी पर कायम रहे, और कोई भी विद्रोह जो है वो मोदी और शाह के खिलाफ बीजेपी में होने नहीं पाए। कुल मिलाकर इसका राजीव जी लब्बो लुबाब जो है मुझे यही लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा एक बार फिर शकील जी, क्या आपको क्या लगता है, अब चूंकि संसद की कार्रवाई यहाँ खत्म हो रही है, एसआईआर का मामला, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। चलिए आपसे पहले जरा सुनील जी आपका स्वागत करता हूँ, आप ही के पास आता हूँ। सुन रहे होंगे आप, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, और आज एक ऐसा संविधान संशोधन बिल लाया गया है जिसको लेकर आज सदन के अंदर और सदन के बाहर जो कुछ हो रहा था उसको आपने देखा। ज़रा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या ये बिल नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है? ये कई बार होता है ना कि आप दूसरों के लिए अगर कांटा बो रहे थे तो कहीं आप ही उसके ऊपर पैर रख दिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? धन्यवाद राजीव जी। ये जो बिल लाया गया है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत ही आत्मघाती है। जो संविधान बचाओ का अभियान है, जो वोट चोरी का अभियान है, जो संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करने की कोशिशों के आरोप हैं, जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप हैं, ये सब और मजबूत होंगे लोगों के बीच में। क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का इस सरकार ने कितना दुरुपयोग किया है यह आरोप मात्र नहीं रह गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इन विषयों पर टिप्पणी भी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसियों की जांच की शैली पर, उनके काम करने की शैली पर कई बार और सख्त टिप्पणियां की हैं। और जो जांचें जिस तरह से की गई और जिस तरीके से जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमले किए गए वो सबके सामने है। ये आरोप लगता रहा जो आपके जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खुद आरोप लगाए और उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद सत्ता में उनको जगह दी, और जितने भ्रष्टाचार के आरोप थे सब खत्म हो गए। इस सरकार ने सत्तारूढ़ दल के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 95% से अधिक मामले जो ईडी ने किए, उस जो जांच पड़ताल की, गिरफ्तारियां की, वो सभी विपक्षी दलों के खिलाफ थी। ये सभी तथ्य लोगों के सामने है। यह पूरा का पूरा बिल इस रूप में लिया जाएगा कि सरकार, माने भारतीय जनता पार्टी चुनाव जहां जीत नहीं सकती है वहां सरकारों को अस्थिर करेगी, और बैकडोर से इन प्रावधानों का दुरुपयोग करके वह सरकारों को गिराने या उनको नियंत्रित करने का प्रयास करती रहेगी। यह कोई भ्रष्टाचार को रोकने का अभियान नहीं माना जाएगा।
जो सरकार आज प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण मांगने पर कार्रवाई करने लगती है, जो सरकार अपने दल के तमाम लोगों के खिलाफ लगने वाले आरोपों पे कोई कार्रवाई नहीं करती, एक से गंभीर आरोप होंगे, वो अगर ये कह रही है कि इस पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या सबको रख लीजिए आप, लेकिन उससे कोई ऐसा थोड़े है कि आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा देंगे। भ्रष्टाचार के किस आरोप को किस अंजाम तक सरकार ने पहुंचाया, किस भ्रष्टाचारी को उन्होंने दंडित किया, किस भ्रष्टाचारी को उन्होंने अपने दल से बाहर किया है? ऐसा तो कोई नहीं हुआ। तो ये जो नैरेटिव बनेगा, इससे अगर यह सरकार यह नैरेटिव बनाने का प्रयास करने की सोचती है कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार के एक मजबूत संघर्ष के रूप में लिया जाएगा, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह हो सकता है कि इनके समर्थक वर्ग को लगे, लेकिन जो आम सिविल सोसाइटी है, आम नागरिक है इस देश का, उसको तो नहीं लगने वाला। पिछले 11 वर्षों से इस देश की जनता ने इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के किसी मामले में गंभीर कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई पड़ी। उन लोगों को नवाजती हुई दिखाई पड़ी जिसके खिलाफ इसने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कैसे मान लेंगे आप? और यह इस रूप में लिया जाएगा कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनको अस्थिर करने की कोशिशों का यह एक अंग है। यह चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का एक प्रयास है। किस बात के लिए आपको इस तरह का आरोप, इस तरह का बिल लाना है? और इस बिल को ला करके अगर आप ये सोचते हैं कि जो विपक्ष का या राहुल गांधी का यह अभियान है और जो आरोप है वोट चोरी का, वो कमजोर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता जी। क्योंकि वोट चोरी का आरोप भी सरकारों को अपने अनुकूल सरकार बनाने की कोशिश का एक आरोप है। संविधान बचाओ के आरोप का वह विस्तार है। और आप जब इस तरह के कानून बनाने का प्रस्ताव करेंगे, इस तरह का विधेयक लाएंगे, तो यह उसी आरोप का विस्तार माना जाएगा, वह उसी कोशिश का विस्तार माना जाएगा कि आप अगर चुनाव को अगर आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने अनुकूल मतदाता सूची बनाने के बावजूद भी अगर आपकी जीत नहीं हो पा रही है, वहाँ आपकी सरकार नहीं बन पा रही है, तो इस पिछले दरवाजे से सरकारों पर कब्जा किया जाए। और यह न केवल विपक्ष, मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं, जिन पे हो सकता है कि अपने राजनीतिक नेतृत्व के कारण कोई दबाव न बन पाता हो, उनको भी नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। ये कैसे कोई आप इसका समर्थन कर सकते हैं? आरोप मात्र से आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? भाई आपको सजा हो जाए, जो बेसिक मूल नियम है, सर्वोच्च न्यायालय कहता रहा है और एक बार नहीं कई बार कहा है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता आप किसी को अपराधी नहीं मान सकते। आरोप मात्र से आप कुर्सी से हटा देंगे, उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं देगा तो 30 दिन के भीतर आप स्वतः मान लिया जाएगा उसका इस्तीफा स्वीकार हो गया। किस तरह का कानून है? कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? दुनिया किस कोने में इस तरह के कानून बनते हैं कि आरोप मात्र से आपको कुर्सी से हटा दिया जाएगा? ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और यह सरकार के लिए बड़ी भारी राजनीतिक भूल है। मैं बिल्कुल ये विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि इस पहल से इस सरकार के खिलाफ ही एक माहौल बनेगा। उन लोगों में अपने नागरिक आजादी की सुरक्षा को लेकर के और चिंताएं बढ़ेंगी, जो इस सरकार की कार्यशैली को लेकर के चिंतित है, जो विपक्ष के आरोप लगते रहे हैं। क्यों कर लेंगे आप जांच करा। सर्वोच्च न्यायालय तो बार बार कहता रहा, किस तरह की टिप्पणियां की है ईडी के खिलाफ और सीबीआई के खिलाफ? ईडी के खिलाफ क्या नहीं कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? एक बार नहीं कई बार कहा है। आप इन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे तो जो सरकार केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप से बचने का प्रयास नहीं कर रही है, वह भ्रष्टाचार के मामले में कौन सी कार्रवाई शुरू कर देगी? अब तक का कौन सा आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है? तो राजनीतिक विमर्श तो सरकार के पक्ष में बनता हुआ मुझे कतई नहीं दिखाई पड़ता। और यह निश्चित रूप से सरकार की इस पहल को इस रूप में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, आम व्यक्ति नहीं लेगा कि यह कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मजबूत पहल है या एक बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश है। अपने आप में यह विधेयक आपत्तिजनक है। आप व्यक्ति के संवैधानिक और नागरिक आज़ादी के खिलाफ है। जो कानून व्यवस्था है, जो स्टूडेंट्स है उसके खिलाफ है। जो अब तक की मान्यताएं रही हैं आरोप को लेकर के, आरोप सिद्ध होने को लेकर के, कानूनी प्रक्रिया को लेकर, जांच की कार्रवाइयों को लेकर के, उससे बिल्कुल ही भिन्न है और एक मनमाना एक तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से ये संसद में इसका विरोध हुआ है, हर स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए। यह न तो यह भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश है और न ही भ्रष्टाचारियों को दंडित करने की कोशिश है।
या केवल चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के का ये प्रयास है, और यह उसी कोशिश का हिस्सा है जिसको लेकर के तमाम तरह की आपत्तियां लगाई गई हैं कि एक देश एक चुनाव। तमाम न्यायविदों ने, यहाँ तक कि कई सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने इस पर भी टिप्पणी की कि यह इस तरह का प्रस्ताव और इस तरह का कानून संघीय ढांचे के अनुकूल नहीं है। यह जो कानून बनाया जा रहा है यह भी संघीय ढांचे के विपरीत है। जी, कानून व्यवस्था निश्चित रूप से राज्य सरकारों का हिस्सा है, वो जांच करेंगी, अपनी एजेंसियों के माध्यम से उसका उपयोग करेंगी। केंद्र कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? और केंद्र के और किसी गिरफ्तारी करा लीजिए केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, उसके बाद उसका इस्तीफा मांग लीजिए और सरकार को अस्थिर कर दीजिए। एक भी अगर यह कानून बना, एक भी इसका सकारात्मक उपयोग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अब तक की सरकार ने जो भी आज की तारीख में वर्तमान कानून है या जो कानून उन्होंने लाए हैं उसका कोई सकारात्मक उपयोग का आपके पास उदाहरण नहीं मिल सकता। जो सरकार एक तटस्थ, पूरी तरह से आजाद निर्वाचन आयोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो सरकार लोगों के मताधिकार को छीनने के आरोप के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, वह उन आरोप लगाने वालों के खिलाफ दिखाई पड़ती है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मेरा अपना मानना है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है देश में, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं लोगों की नागरिक आजादी को लेकर के, लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर के, मताधिकार को लेकर के और जनादेश के अनुकूल सरकारें बनाने की अभिलाषा को लेकर के, इस नैरेटिव को या इस कानून से, इस विधेयक से और मजबूती मिलेगी। लोग ये मानेंगे, इस बात को मानेंगे कि यह सरकार अब अगर वह चुनाव जीत करके नहीं आ पाती है, जनादेश से नहीं आ पाती है, तो वह अपने अनुकूल सरकार बनाने का दुरुपयोग करेगी इस कानून के माध्यम से। इससे कोई सकारात्मक असर समाज में नहीं पड़ने वाला। जी 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 शकील जी, जरा ये भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो आज भाषण था और सेंट्रल हॉल में, उसमें क्या कुछ हुआ? आपने देखा राहुल गांधी सेंट्रल हॉल में बोलते हुए कितने खुश नजर आ रहे। इससे पहले जब वो सेंट्रल हॉल में जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। राहुल रुके, कल अच्छा लग रहा हूं, बहुत खुश। ब्लैक टी शर्ट में थे आज वो, आमतौर पे जो सफेद टी शर्ट पहनते हैं उसके बदले ब्लैक टी शर्ट में थे। दरअसल राहुल के डरो मत, पत्रकार ने आगे आपने बताया नहीं, जरा आगे भी बताइए जी। क्या पत्रकार, वो जो पत्रकार था वो ANI का पत्रकार था और वो कह रहा है कि यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और भी कुछ अच्छी टिप्पणियां हुई थी सकारात्मक, राहुल के लिए काफी सकारात्मक टिप्पणियां हुई थी राहुल के लिए। राहुल भी बहुत खुश थे और पत्रकार भी बहुत खुश थे। तो राहुल का ये जो डरो मत का नारा है वो अब राहुल को सफल होता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये बिल पास होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं, और बिल ये शायद इसलिए लाए भी नहीं है कि इसे पास करवाना है। उन्हें आज की तारीख में बिहार में नैरेटिव बनाना है। जो पार्टी या प्रधानमंत्री एक दिन के हेडलाइन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो एक विधानसभा चुनाव के लिए क्या कर सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है, जो आपने सबसे पहले कहा था कि SIR जो उनके खिलाफ जा रहा है, SIR ने जो माहौल खराब बना दिया है, उस नैरेटिव को कैसे बदलें, उस नैरेटिव को बदलने का। शकील जी एक बात और बताइए, ये चौथी पंक्ति में, 4th रो में क्यों बैठे थे आज होम मिनिस्टर? वो तो आगे बैठते हैं और बिल लेके आते हैं, अगली पंक्ति में 1st रो में बैठते हैं, वो चौथी में क्यों? आखिर डर, किस बात का डर लग रहा था उनको? कई बार बिठाया जाता है जब ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल होता है, तो बिल पेश करने वाले मंत्री को, और अगर मंत्री वो खुद बहुत बड़ा हो तो थोड़ा पीछे बिठाया जाता है और उसके आसपास जो है, आखिर विरोध का डर, जो विरोध का डर है वो बहुत बड़ा डर है। वही हम बता रहे हैं कि राहुल का, खुल के नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। पार्लियामेंट कवर मैंने भी किया है, यहाँ तमाम साथियों ने किया। खुल के बोलिए आप, तो चूंकि आज वहां से आ रहे हैं इसलिए बताइए। वो एक डर है सबसे बड़ा, वही हम कह रहे हैं, एक डर है कि विरोध में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उस डर से बचने के लिए पीछे बैठना ही सबसे सुरक्षित लगता है। पीछे बैठना इसीलिए होता है कि आप वहां अपने आदमियों के बीच में, अपने सत्ता पक्ष के बीच में
सुरक्षित हैं। आप आगे बैठना, सबसे प्रथम पंक्ति में बैठना, वहां वेल के अंदर बिल्कुल सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच के पास तक विपक्ष के सांसद आ गए थे, रोज आ जाते हैं। सत्ता पक्ष की जो टेबल है उसको भी थपथपा देते हैं, जो स्पीकर की टेबल है उसको भी थपथपा देते हैं। तो वो जो है एक बहुत बड़ा अपने आप को सेफ गार्ड रखने के लिए पीछे बैठे, लेकिन वहां भी उनके ऊपर कागज आ ही गए, वो उससे बच नहीं पाए। लेकिन उससे बड़ा मैसेज ये है कि उनके मुंह पे, उनके सामने जिस तरह केसी वेणुगोपाल ने बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला और ये सारा का सारा घटना हुआ, धर्मेंद्र यादव, तो ये बता धर्मेंद्र यादव ने ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, तो इससे जो मैसेज गया वो ये गया कि अब जो है विपक्ष आपसे डर नहीं रहा है। जो आप मैसेज देना चाहते थे, आप जो बताना चाहते थे, जो आप इस्टेब्लिश करना चाहते थे, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर, मैसेज ज्यादा अपनी पार्टी में देते थे कि देखिए मेरी वजह से ये सारी आपकी सरकार चल रही है, वो टूट गया, वो भरम टूट गया। तो आज जो है सबसे बड़ी बात यही थी, इसीलिए राहुल गांधी आज बहुत खुश थे कि उनका जो राहुल का जो उद्देश्य है इतना बड़ा, ये राहुल ने कहा था सबसे पहले डरो मत, पत्रकारों से कहा था। तालकटोरा स्टेडियम में एक कांग्रेस का अधिवेशन था और ये उस टाइम की बात है, उस वक्त कहा था, हमारे ख्याल में 10-11 साल हो गए होंगे, उस वक्त की बात है ये, तब कहा था उन्होंने। और वो लगातार, राहुल तो डरते नहीं है, राहुल तो उसी तरह सामने आते हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी वो डर खत्म हो, बिहार में भी वो डर खत्म हो, बाकी सांसदों में भी डर खत्म हो, तो वो आज राहुल की बहुत बड़ी जीत थी। दूसरी बात, आज जो संसद के अंदर हुआ है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा, ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती, मगर ये काम बीजेपी जो है पूरे 10 साल यूपीए के समय करती रही। यूपीए के समय में 10 साल कोई कारण नहीं होता था, बिना कारण के उन्होंने सरकार को चलने नहीं दिया। लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज इसको लीड करती थी, राज्यसभा में अरुण जेटली इसको लीड करते थे, और ये जो करते थे वो इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के करते थे। आपने देखा है कि इन्हीं के एक सांसद ने लोकसभा के अंदर ही किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, विधुड़ी ने क्या क्या नहीं बोला था जी। अब क्या है, अब देखिए फर्क जो आ रहा है वो ये है कि सत्ता पक्ष भी आमतौर पे, आज किरण रिजिजू बाहर निकले, रवनीत बिट्टू बाहर निकले, लेकिन आमतौर पे जो सत्ता पक्ष है वो उस तरह से आक्रामक नहीं था। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उनके अंदर भी एक बेचैनी है, उनके अंदर भी एक नाराजगी है। इस तरह का बिल कब किसके खिलाफ चला जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बिल का इस्तेमाल या कानून का इस्तेमाल तो पुलिस करेगी, ईडी करेगी, सीबीआई करेगा, दूसरी जांच एजेंसियां करेंगी, और वो किसके इशारे पे करेंगी? प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, इन्हीं के इशारे पे करेंगी। तो वो कल बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जा सकता है, बीजेपी के द्वारा बनाए गए किसी मंत्री के खिलाफ भी जा सकता है वो जी। तो ये बिल बहुत खतरनाक है। इसलिए जो है सत्ता पक्ष में एक लगातार चेंज देखने को मिल रहा है कि वो अब उतना आक्रामक रवैया नहीं अपना रहे हैं, और विपक्ष जो है वो बहुत ही आक्रामक मुद्रा में है। कल्याण राय ने जिस तरह बोला कि ये महत्व नहीं रखता कि किसने बिल फाड़ा किसने नहीं फाड़ा, महत्व ये रखता है कि इस तरह का असंवैधानिक बिल लाया क्यों गया। तो ये जो है विपक्ष के अंदर बहुत ताकत आ रही है, हिम्मत आ रही है, और सबसे बड़ी बात जो है एकजुटता आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल्याण बनर्जी की बात आप कर रहे थे और उनकी बाइट हमने दिखाई भी थी, सुनाई भी थी। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, क्या अब आगे क्या कुछ देखते हैं आप, और कितना यहाँ पे दो खबरें देखिए। एक तरफ संजय कुमार जो CSDS के जिन्होंने माफ़ी मांगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है नागपुर में, एक नहीं मल्टीपल उसमें धाराओं में दर्ज की गई, और कल से ये बताने की कोशिश कि उनके आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल किया। मामला क्या है? तो महाराष्ट्र के चुनाव के समय
दो अलग अलग विधानसभाओं के कुछ आंकड़े, जिसमें लोकसभा के समय कितने लोगों ने वोट दिया था और विधानसभा में कितने वोट दिए थे, उसको उन्होंने पहले, और 6 महीने बाद अचानक अब ये तो समझ में नहीं आती ये कहानी मुझे, और ये आसान भी है समझना, बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं, चूँकि बहुत आसान समझना है, इसलिए मैं इसको मुश्किल मान के छोड़ रहा हूँ, किनारे रख रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि चाहे SIR हो, चाहे ऐसे मामले हो जहाँ पर चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चुनाव आयोग को बचाने की पूरी कवायद है ये माना जाए? देखिए, जो बात मैं कह रहा था पुलिस राज, उस पुलिस राज की कई सारे निशान मिल रहे हैं। एक देखिए, एक इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर आए, उसमें 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा चुके हैं अभी तक, 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी, और चारों ने ये कहा है कि चुनाव आयोग को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं कि वो तय करेगा कि किस विधानसभा को भंग करना है, कहाँ चुनाव कब होना है। तो यानी आप इलेक्शन कमीशन को एक पुलिस बना रहे हो, और सुपर पुलिस जो कि सरकार भी गिरा देगी। तो ये जो डिक्टेटरशिप की तरफ जो इंडिकेशन मिल रहा है, जो उनकी कामयाब होते नहीं होते अलग बात है, जो उनकी एक इंटेंट दिखाई दे रहा है कि हमको इस देश को नॉर्थ कोरिया बना देना है। इलेक्शन कमीशन को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, और जहां तक नैरेटिव का मामला है, अजी जी नैरेटिव तो नहीं काबू कर पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन 17 तारीख को ये लॉन्च हुई वोट अधिकार यात्रा, उस दिन 4 बड़ी घटनाओं के जरिए कोशिश की गई। तो अब तमाम सारी बातें जो है वो होती रहती है। अब किसी ने मुख्यमंत्री को धक्का मुक्की कर दी जनता दरबार में, जी, तो अब इसको भी क्या माना जाए कि है दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया गया। तो गुजरात का है चार जी, गुजरात का है वो रहने वाला, गुजरात के हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो डॉग लवर है जी। तो बड़ी सारी घटनाएं इस तरफ जो है इंडिकेट कर रही कि किस तरीके की नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो बड़ा एक खतरनाक अंदेशा है कि जो अभी तो बिल के माध्यम से आ रहा है, और कल वो क्या करेंगे। कोई एक कोशिश बड़ी जो है, क्या वो करेंगे जैसी ट्रंप ने की थी चुनाव हारने के बाद? इस तरफ देश को सोचना चाहिए। दूसरी एक, राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात आज सेंट्रल हॉल में कही है, और वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है, पुलिस स्टेट की तरफ, आतंक का स्टेट। जगदीप धनखड़ कहाँ है? राहुल गांधी ने आज पूछा है सेंट्रल हॉल में जी, कि वो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है। इतने वोकल वाइस प्रेसिडेंट जो सुबह से शाम तक किसी को बोलने नहीं देते थे सदन में, और सदन के बाहर भी कभी मंत्रियों की क्लास ले रहे, कभी राहुल गांधी के खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं मेरठ की जनसभा में जाके कहीं। वो चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं, और वो जिस दिन से इस्तीफा दिया उस दिन से वो गायब है। वो कहाँ है, इसकी चिंता कपिल सिब्बल ने भी जाहिर की थी, कई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जाहिर की थी। तो ये इशारा कर रहा है कि कोई तो दबाव बहुत बड़ा है, कुछ तो काम कर रहा है इस देश में, जो चाहे वो डर का माहौल है, चाहे वो आरएसएस के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो खिंचाव है उसका है, चाहे वो सीज फायर के बाद जो स्थितियां बदली हैं उसका है, और बिहार में एसआईआर का जो इम्पैक्ट है वो जबरदस्त है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर के मामले में 65 लाख वोटर जो कट गए, और जिनकी संख्या 1 करोड़ भी हो सकती है आगे जाके, इस पूरे मामले में बीजेपी एंट्री ले ही नहीं सकती है। वो दरवाजे बंद है बीजेपी के लिए।
एक ऐसा मामला है कि जहां पे बीजेपी के कोई एक शब्द नहीं बोल सकते। वो क्या बोलेंगे? तो चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, उनके प्रवक्ता रोज चुनाव आयोग के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं टीवी अपने गोदी मीडिया में। तो इन सब की वजह से बिहार में तो कम से कम स्थितियां बड़ी इनके विपरीत जा रही हैं। अब बात अलग है कि वोटर लिस्ट को कितना मैनिपुलेट कर दिया है ज्ञानेश कुमार ने, ये तो चुनाव के नतीजे आएंगे तब हम देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। चुनाव के नतीजे तो दूर की बात, वोट देने कितने लोग जा पाते हैं, कितनों के नाम कट गए, ये सब अभी 30 तारीख को जब फाइनल होगा 30 सितंबर को तो सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आज 20 तारीख हो गई और 31 तक यानी 11 दिन 10 दिन का समय है। 10 दिन में अगर बिहार के आप रहने वाले हैं, आपने अपना नाम नहीं जुड़वाया है, 65 लाख लोगों में आपका नाम भी है, कहीं उन 22 लाख लोगों में है नाम आपका जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, उसमें भी अगर है तो जाइए और आधार कार्ड की कॉपी लेके जाइए, बीएलओ को दीजिए और बोलिए कि मेरा नाम जोड़ो। ये आधार कार्ड है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है और वो हालांकि ये गणना प्रपत्र जो है एनुमरेशन फॉर्म उसको भरवाएंगे ये, लेकिन भर दीजिए। अब क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके नियम कायदे जो हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जितनी लगाम लगानी चाहिए थी उतनी नहीं लगाई है। लेकिन ठीक है, जितना है उस आधार पे नाम जुड़वाइए। नाम जुड़वाना बहुत ज़रूरी है। अभी तक यही दिख रहा है कि जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके नाम बहुत चुन चुन के बीएलओ ने काटे हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे आप कांग्रेस के वोटर हैं, चाहे आप आरजेडी के वोटर हैं, चाहे आप महागठबंधन के दूसरे दलों के वोटर हैं, आपके नाम काटे गए हैं। और ये चुनाव आयोग भले जिस भी ढंग से कहे मैं प्रूफ दे दूंगा, मैं अपने घर के लोगों के वोटर्स के प्रूफ दे दूंगा। इसलिए ये चैलेंज मैं इस खुले तौर पे चुनाव आयोग को कह रहा हूं कि उसने वहां के बीएलओ ने और बिना घर पे आए हुए और अभी भी बोलता है कि घर पे हम आए हैं, झूठ बोलता है। और एक नहीं कई लोग हैं, हमारे दर्शक हैं जो बिहार से हैं, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए अभी भी मौका है, 10 दिन का समय है, नाम जुड़वा लीजिए। नहीं जोड़ते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो पूरी की पूरी साजिश रची गई है, पूरी साजिश। डॉक्टर साहब, कैसे इसको देखा जाए? क्या ये सब कुछ एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए है? क्या ये सब कुछ ज्ञानेश कुमार के ऊपर इंपीचमेंट की जो बात आ रही थी उससे ध्यान भटकाने के लिए है? ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार होंगे तक खबर आ गई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए है? मामला ये थोड़ी है, आप संविधान को बदलना चाहते थे, 240 पे आ गए। अभी भी अगर आप संविधान बदलना चाहते हैं तो 407 सीटें चाहिए आपको। आज आप लेके चले आए, फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो पहले से इसमें रिकमेंड कर रहा हूं कि इसको जेपीसी में जाना चाहिए। आप जेपीसी में लेके जाइए या किसी पीसी में लेके जाइए, सवाल है कि आज की तारीख में पास नहीं करवा पाएंगे, यह भी तय है। तो कर क्या रहे हैं? एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए, ज्ञानेश कुमार की गलतियों को छिपाने के लिए, और क्या है? राजीव जी, प्रशांत जी अभी पूछ रहे थे कि कोई है जो कुछ कर रहा है, धनखड़ की खामोशी या उनकी नजरबंदी। प्रशांत जी, वो एक नाजी ऐसे करके एक ग्रुप हुआ करता था, गेस्टापो भी, अभी जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने गेस्टापो का नाम दिया। कहीं सचमुच में हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा गेस्टापो तो नहीं काम कर रहा है जो वीपी हाउस में जाकर रात के अंधेरे में धमका के आया हो कि अगर जुबान खोली तो जमींदोज कर दिए जाओगे। हम लगभग उसी पुलिस स्टेट में पहुंच गए जो 1930, 31, 32 के बाद जर्मनी में था। इस तरह का कोई नाजी एसए या गेस्टापो काम कर रहा था, हम लोगों तक भी कभी भी पहुंच सकता है। लेकिन जो सवाल आपका है राजीव जी कि सिर्फ ज्ञानेश कुमार से ध्यान भटकाने की कोशिश है, एसआईआर से ध्यान भटकाने की कोशिश है, यह फौरी कोशिश लग सकती है। प्राथमिक उद्देश्य इस वक्त लग सकता है इन चीजों से ध्यान हटाने का, लेकिन इसका जो दूरगामी लक्ष्य है वो वही है जो मैंने शुरू में कहा था, विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाना। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को बहाने से मुकदमा दर्ज करके 30 दिन के लिए सलाखों के पीछे भेज देना, उस अवधि में जमानत न मिलने देना और अंत में कुर्सी से हटा देना।
अगर सचमुच नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भारत की राजनीति को इस तरह से अपराध मुक्त करना है तो पहले उन्हें 4 जून 2024 को आए हुए नतीजों पर ध्यान दे देना चाहिए। एडीआर ने 6 जून को एक रिपोर्ट जारी की थी राजीव। 543 सांसदों में से 251 सांसद दागी, इनमें 171 के ऊपर हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, महिलाओं पर अपराध जैसे मुकदमे दर्ज है। इस वक्त की जो संसद है उसकी बात कर रहा हूं। इन 251 में से 96 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तो जिन लोगों पर हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मुकदमे हैं, ये सारे अपराध बीएनएस की धारा में 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा के योग्य अपराध। ये जो बिल रखा गया इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री तो शामिल हैं, इसमें सांसदों को क्यों नहीं शामिल किया गया? वे भी शामिल कर लिए जाए और कल 251 सांसदों को 1 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए, उनकी सांसदी निरस्त हो जाएगी। असल में सरकार की मंशा ये नहीं है कि भारत की राजनीति को कोई अपराध मुक्त रखना है, कोई अपराधी मुख्यमंत्री बना रहे, 30 दिन को सीखचों के पीछे हो, उससे पद त्याग करा लिया जाए। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि पिनरई विजयन, स्टालिन, ममता बनर्जी, सुक्खू, ये लोग मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं? उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे। तो किसी भी तरह से देश के जितने राज्य हैं सब में मुख्यमंत्री उनके हों, इसलिए गवर्नरों को भी अधिकार इस विधान में दिया गया। केंद्र शासित राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि 30 दिन होते ही 30वें दिन की शाम को वो अनुशंसा करे और 31वें दिन मुख्यमंत्री को कुर्सी से बेदखल करे। तो मैं इसको इस फौरी लक्ष्य के लिए नहीं मानता। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि उनकी मंशा लंबे समय के लिए भारतीय राजनीति में खुद को निर्द्वंद बनाए रखने के लिए, और उसमें जो आप प्रशांत जी ने भी कहा, आप सब लोग कह रहे थे, अमरेंद्र जी ने तो इशारे में नाम भी ले दिया, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पार्टी के भीतर भी उनके जो कंटक हैं, उनके रास्ते के जो कांटे हैं, जिनके सपने में 7 लोग कल्याण मार्ग आता हो, उनके सपने में अब ये कानून आए, इसका इंतजाम भी किया गया। क्योंकि जिसका इशारा कर रहे थे, हम तो नाम लेके बात कर सकते हैं अमरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली थी, उस दिन भारत के कानून के इतने लंबे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। वो पुलिस का जो दस्तावेज है सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है, कितनी धाराएं हैं, लंबी फहरिस्त है, कितने मुकदमे थे, आधा सैकड़ा से ज्यादा। कितनी देर लगेगी मोदी शाह को योगी आदित्यनाथ के सपने को तोड़ने के लिए? वे मुकदमे जो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनकर वापस करवा दिए हैं, किसी भी मुकदमे को केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस से कहकर दोबारा शुरू करा सकता है। योगी आदित्यनाथ को भी सींचों में बिठा देने में इतनी देर लगेगी इन लोग, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका लक्ष्य विपक्ष तो है ही, घर के भीतर के वे लोग भी हैं जिनकी निगाह उनकी कुर्सी पर है। जी राजीव जी सुनील जी, आपके पास आऊं, लेकिन एक ब्रेकिंग खबर ये देना चाहता हूं कि एक याचिका लगाई गई है, अभी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है महादेवपुरा में, उस खुलासे की जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये डिमांड की गई है कि एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए, जांच कमेटी, और इसकी जांच करवाई जाए। ये याचिका किसने लगाई है ये खबर अभी तक नहीं है हमारे पास। याचिका का प्रारूप क्या है वो ज़रूर है, लेकिन किसने लगाई है ये नहीं है। कोशिश करता हूँ जल्दी पता चल जाए तो बता दूंगा। लेकिन ये डिमांड की गई है कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है महादेवपुरा में 1,250 वोटों की चोरी हुई है, इसकी एक जांच कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बने, और ये डिमांड की गई है। हो सकता है कि इसकी सुनवाई भी हो परसों 22 तारीख को, जब इस पे सुनवाई होगी SIR पे, हो सकता है इसको क्लब किया जाए या ना किया जाए। लेकिन ये याचिका इस वक्त ये खबर आ रही है कि आज लगा दी गई है। लेकिन सवाल यही आता है कि एक बहुत गंभीर मसले पे देश में चर्चा छिड़ी हुई है। गंभीर मसला है वोटों की चोरी।
वोटों की चोरी को रोकेंगे तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। वोटों की चोरी करवाने में जो जो जिम्मेदार हैं उनको राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप लोग सुधर जाओ, वरना सरकार आज न कल तो हमारी आएगी, फिर हम एक एक को चुन चुन के उनके अपराधों का जो दंड है वो हम देंगे, दिलवाएंगे। ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद सरकार भी तो जानती होगी। अब ये सारे घटनाक्रम के तार, डॉट्स जैसे प्रशांत जी मिलाते हैं, डॉट्स को मिलाइए तो आपको साफ दिखाई देगा कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। आखिर कब तक? अब तो कल से पार्लियामेंट भी खत्म, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन बिहार की तरफ कूच कर रहा है। राहुल गांधी की एक जबरदस्त यात्रा चल रही है, जबरदस्त भीड़ है। हमारी टीम, अपनी टीम है वहां पे, आप सब लोग देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं खड़े खड़े, कोई पेड़ पे चढ़ के, कोई घरों पे, कहीं छत पे, कहीं और, घंटों इंतजार कर रहे हैं। और ये यात्रा राहुल तेजस्वी की आंधी की तरह सुनाई दे रही है कि ये आंधी की तरह है। अब इस यात्रा में जुड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव भी यात्रा में जुड़ने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए क्या, किस दिशा में ये यात्रा जा रही है। 1 तारीख को जब वहां गांधी मैदान में इसका समापन होगा तो लगभग 20 इंडिया गठबंधन के नेता वहां मौजूद रहेंगे, 1-2 नहीं। और जबकि वहां चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की अपनी एक झांकी होगी। ये ऐसे में ये क्या घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। नीतीश बाबू से तो कुछ ऐसे भी नहीं संभल रहा है। कभी वो गांधी जी के शहादत दिवस पे जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं, तो उनसे तो कुछ संभल नहीं रहा। क्या इन सब के कारण है सुनील जी? ये गंभीर मुद्दा है। नीतीश जी के बारे में आपको जानकारी है क्या कुछ? हम तो कई दिन से कुछ पढ़े नहीं है। नीतीश जी के बारे में वैसे ही जानकारी नहीं है जैसे धनखड़ जी के बारे में नहीं है। हाँ, यही मैंने कहा शायद आपको जानकारी हो। मैं तो कई दिन हो गए कुछ पढ़ा नहीं, वहाँ सरकार कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, क्या है, तो शायद आपको जानकारी हो। अगर हो तो हम लोग को भी बता दीजिएगा। बिहार की जनता को तो पता नहीं है, बिहार के लोगों को पता नहीं है कि आखिर हम उनके मुख्यमंत्री जी कहाँ है। इतना बड़ा सवाल वहाँ के लोगों के बीच में पैदा हो गया है और वो कुछ भी बोले, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए ये जिज्ञासा है कि आखिर नीतीश कुमार जी हैं कहाँ। आप इस विधेयक के बारे में सोचिए कि इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जो विधेयक संसद से पास कराए जाते हैं उनको सेलेक्ट कमेटी में या जेपीसी में भेजने का क्या प्रतिशत है इस सरकार का, और पूर्ववर्ती सरकारों को क्या रहा है? लगभग 80, 90, 95% तक जो बिल है पूर्ववर्ती सरकारों के, वो सेलेक्ट कमेटी से होकर के तब आते रहे संसद। इस सरकार में क्या है? 10% भी नहीं है। आखिर आपने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात आपने क्यों की? आप इसको पास कराना चाहते हैं या एक विमर्श पैदा करना चाहते हैं? किसने मांग की आपसे कि सिलेक्ट कमेटी में भेजिए? वो तो पूरे के पूरे विधेयक का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, बकवास, इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम सिलेक्ट कमेटी में ले जाने के पहले से ही हम समर्थन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आप? ये तो शैली नहीं इसका सरकार की। कमेटी सिस्टम भी सवाल पैदा हो गया। जो संसदीय कार्य व्यवस्था है उसमें कमेटी सिस्टम एक अहम अंग है उसके कार्य संचालन का। उसको कितना आपने इरेलीवेंट बना दिया। यह सरकार विमर्श में विमर्श को कब इसने महत्व दिया है? किस मौके पर, कौन सा ऐसा मौका इस देश के सामने आया है जब विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के बातचीत करते हुए कोई आपके पास क्लिप दिखाई पड़े? अभी ये पहलगांव की इतनी बड़ी घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, किसी एक बैठक में आपने देखा हो जिसमें प्रधानमंत्री जी विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रहे हो? असहमति रखने वाले किसी व्यक्ति से कोई विमर्श करने के लिए सरकार कभी तैयार हुई हो? यानी असहमति का कोई स्थान नहीं। जब असहमति का कोई स्थान नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विपक्ष की सरकार है वह स्वीकार्य नहीं है। वो अगर स्वीकार्य नहीं है, अगर हम उसका राजनीतिक तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो फिर इस तरह के हम विधेयक लाएंगे कि सरकार नहीं चलने देंगे। आखिर जो मतदाता सूची को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? अब तो बहुत लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता के आसमान पे आप बैठे हुए हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, टेलीफोन से मिस कॉल देकर के लोग इसके सदस्य बन जाते हैं, फिर आपको किस बात की चुनौती है? गोया कि आपके लोग की प्रियता का आपको अंदाज है कि हम कहां खड़े हैं। और जब यह सवाल पैदा हुआ कि लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, फिर आपका एक राजनीतिक दल के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि लोगों के मताधिकार को, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने के लिए आप उनके साथ खड़े होते। आप नहीं खड़े हुए, आप उन ताकतों के साथ खड़े हुए जिनके ऊपर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनने के आरोप। फिर आपको ये जनता क्यों स्वीकार कर लेगी? और ये जनता है कौन? ये जनता लुटियन जोन में रहने वाली नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची में है, नहीं है, वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, यहाँ चले गए वहां चले गए। सबसे जो महानगरों के लोग हैं जहां मत प्रतिशत सर्वाधिक कम होता है, तो जिसको चिंता नहीं है, अरे ठीक है मेरा नाम है, नहीं है। जिसमें 30 दिन तक अगर कोई प्रधानमंत्री, तो खैर 30 दिनों तक गिरफ्तार रहेंगे नहीं, लेकिन सीएम हो या मंत्री हो, प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा गया है। जैसे हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री का नाम जानबूझकर जोड़ा गया है ताकि थोड़ा सा इसको हल्का किया जाए कि नहीं, इसमें हम प्रधानमंत्री को भी ला रहे हैं। लेकिन सीएम और बाकी मंत्रियों का नाम, और 30 दिन तक अगर वो गिरफ्तार रहते हैं तो 31वें दिन वो खुद ब खुद पद से हट जाएंगे। आखिर इसके क्या मायने हैं, और इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। देखिए, ये एक नया तरीका है लोगों को ब्लैकमेल करने का। तो जो ये कानून जो नया लाए हैं कि भाई 30 दिन तक अगर जेल में रहिएगा तो मुख्यमंत्री हो या केंद्र मंत्री का पद जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये कानून जो है स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और नीतीश जी के लिए, जो है ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। ये लोग जो 400 पार का नारा जो बोलते थे और गिर करके आ गए और दूसरी पार्टियों पे जो मजबूर होना पड़ गया, उसलिए ये तरकीब अमित शाह जी ने निकाला है। और ये कानून केवल शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए जो है लाया जा रहा है। आप भी जान रहे हैं कि कई नीतीश जी के साथियों पर, अधिकारियों पे, खासम खासों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगी हुई है। चंद्रबाबू जी के पीछे भी जो है एजेंसियां जो है लगी हुई हैं। तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए एक नया कानून जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि नया नया तरकीब जो है लाओ और ब्लैकमेल करो, कानून बनाओ, ब्लैकमेल करो। लेकिन आप देखिएगा, पहले भी ईडी हो, सीबीआई हो, कई मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया, जेल में रखा, लेकिन सब बड़ी हो क्या करते हैं उसको? सुनील शुक्ला जी सीधे आपके पास। सुनील जी क्या कहीं और बात कर रहे हैं, चलिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसलों। सुनील जी, आ रही है आवाज? जी आ रही है जी, प्लीज क्लोज कीजिए, समय अभी खत्म हो चुका है। अभी हम तेजस्वी यादव की बाइट सुना रहे थे। तेजस्वी यादव भी वही बात कह रहे हैं कि ये मुख्य रूप से नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को डरना चाहिए। ये जो कुछ आ रहा है इससे डरना चाहिए, कह रहे हैं साफ साफ। तो स्वाभाविक सी बात है, गलत नहीं कह रहे हो। उस किसी भी व्यक्ति को डरना चाहिए जो इस सरकार के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, जो असहमत होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जो सही को सही, गलत को गलत कहने का साहस रखता है, उस किसी को भी डरना चाहिए। वजह क्या है कि ये अब इसको जनमत हासिल करके सरकार बनाने का उद्देश्य नहीं रह गया। और यह राहुल गांधी का जो आरोप लग रहा है वो उसी का हिस्सा है। और ये बात बिल्कुल सही है, केवल ये विपक्षियों के लिए नहीं है, केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ही नहीं है, यह उन अपने दल के उन सदस्यों के लिए भी है जो उनके डिक्टेशन को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कौन सा व्यवस्था है, कौन सा लोकतांत्रिक समाज इसको स्वीकार कर सकता है? आरोप मात्र से किसी का आप चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप हटा देंगे? ये किस लोकतांत्रिक मूल्य की आप व्याख्या कर रहे हैं? दुनिया के किस देश में यह लागू है और इतिहास के किस दौर में इसको किसी लोकतांत्रिक परंपरा में माना गया है? कैसे आप इसके साथ खड़े हो सकते हैं आरोप मात्र से? आप देखिए कि जो आरोप लगाए गए जैन साहब के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर, हाईकोर्ट में जाकर कह दिया आपने कोई प्रमाण, इनका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक कहा गया कोई आरोप ही नहीं बनते। खमेर सोरेन के खिलाफ आपके पास कोई सबूत ही नहीं है,
और आप पता चला कि 30 दिन जेल में रखने के बाद आपने मुख्यमंत्री पद हटा दिया और उनका इस्तीफा हो गया। तो क्या कोई चुनी हुई सरकार, कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री, कोई चुना हुआ मंत्री आप क्यों आरोप मात्र से हटा देंगे? और प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करते हैं आप? ये सरकार दिखाई पड़ी है। एक कोई आरोप बता दे कोई। जब उनके जो व्यक्ति निर्वाचन चुनाव के दौरान उनके आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के जिस निर्वाचन आयुक्त ने कोई आपत्ति की, ये कहा गया कि उनको इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया गया। आज तक क्यों नहीं बताया गया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? नासा साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? आज ये हो रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहां है? क्या सरकार को बयान नहीं देना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश का दूसरे नंबर का व्यक्ति है। अगर आप गिनती करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम, दूसरे उनके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति का नाम, 140 करोड़ जनता में दूसरे नंबर का व्यक्ति, वो पद से इस्तीफा देकर चला गया। कोई वक्तव्य नहीं देने के लिए तैयार है आप। और उसके बाद आप कहें कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई आरोप लगेगा तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आरोप कौन लगा रहा है? आप अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, कौन सी कार्रवाई कर ली आपने? क्या कोई सरकार ये कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी? सवाल है कि जब आप तो केवल नाम भर देने से कि जो आपने यह सरकार जो पीएम केयर को आरटीआई के से बाहर कर दिया, यह सरकार जो राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं है, यह सरकार जो देश के सामने उपस्थित विभिन्न मुद्दों पे कोई विमर्श करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं, कौन स्वीकार करेगा? जी, मुझे तो नहीं लगता कि देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। और यह मैं इसको एक राजनीतिक भूल मानता हूं। और अभी मेरा यह मानना है कि यह नैरेटिव को बदलने की कोशिश है, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाया है वोट चोरी को लेकर के, वह और गंभीर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं और गंभीरता के साथ। एक तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मामले में पीआईएल दाखिल होना और उसके बाद परसों एसआईआर पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और इन सब के बीच इधर संसद का आखिरी दिन कल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ये तमाम मामले जो आ रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, एक बहुत ही शानदार कैंडिडेट उतार दिया गया है विपक्ष की तरफ से भी, और पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। शायद इसीलिए एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है देश में, और जिसमें खासकर जो सियासी माहौल है उसमें गर्माहट बहुत ज़्यादा है। शकील जी हमारे साथ ही लगातार संसद में जो हो रहा है आप तक पहुंचा ही रहे हैं। शकील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। श्री किरण जी बिहार यात्रा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है लिख रही हैं, और दीपक जी भी हैं हमारे साथ, दीपक शिंदे जी हैं, नरसिंह कुंदलवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। वही संसद है, वही कहाँ गया आपका कमेंट, हाँ वही लोकसभा है और वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आज बिरला कमज़ोर क्यों हैं और अब विपक्षी सांसदों को निलंबित या निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल आपका। फजल अली भी हमारे साथ हैं, अशोक गंभीर साहब भी हैं, देश का माजी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब रात के 12